जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं और आपको फिर याद दिलाना चाहती हूं कि ये पूरा विश्व इस सदी में ये दावा करता है, हमने देखे मार्स, मून, एआई से क्लोनिंग, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन शांति से जीना नहीं सीख पाए हैं। एक तरफ बमबारी हो रही है और एक तरफ विमान आसमान में उठ रहा है। कितने नागरिकों की जिंदगी खतरे में इस पूरे इलाके में पड़ रही है, इसका अंदाजा लगाइए। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है, तो ये सबसे अच्छी बात है, खुशी की खबर है। और खुशी की खबर इसलिए है क्योंकि होली के जस्ट पहले पहुंच गए हैं। प्रणय चिंता में है कि उनकी होली कैसे बीती। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे में तो जो है होली जल ज्यादा रही है। खेलने की बात तो कोई और कर सकता है कि होली इस समय कैसी खेली जा रही है, लेकिन एक जंग की होली जो है वो इस समय नजर आ रही है पूरे इलाके के अंदर। लेकिन निश्चित रूप से जैसा आप भी कह रही थी कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कहा जा सकता है, अगर आप इसको दायरे के टर्म्स में देखें, देशों के इन्वॉल्वमेंट के टर्म्स में देखें। तो ये जब जब विश्व युद्ध शुरू हुए दो देशों के बीच, मतलब हत्या को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद से कहां बात पहुंच गई। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अभी तक मतलब अगर आप देखें तो युद्ध में वो सीधे तौर पर नहीं उतरे हैं, अगर वो भी आ जाते हैं तो फिर ये कितना विशाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, रशिया और चाइना माना जा रहा है कि अपनी दूरी बनाकर रखें। लेकिन हम लोग अभी भी कल्पना कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के टर्म्स में, खेमों के टर्म्स में, अलाइड फोर्सेस वर्सेस दी नाजी फोर्सेस। लेकिन यहां अब लड़ाई के पैटर्न बदल चुके हैं। ये एआई के दौर की लड़ाई है, दूसरी बात ये सोशल मीडिया के दौर की लड़ाई है। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके की लड़ाइयां हो रही हैं अब, जिसमें ये माना जा रहा था कि शॉर्ट टर्म इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, डिसएंगेजमेंट भी होंगे। पर अगर आप देखें कि कोविड के बाद की दुनिया ज्यादा अस्थिर हुई है। आर्मीनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के साथ में शुरू हुआ सिलसिला दुनिया के कितने देशों के बीच में, इसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है, थाईलैंड कंबोडिया भी शामिल है, इसमें कई देशों तक ये दायरा फैल चुका है जिसमें इंटेंस और शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं तो उनको डिसएंगेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। हम रूस यूक्रेन का युद्ध देख चुके हैं। ना अमेरिका पीछे हट सकता है स्ट्रेटेजिक टाइम पे कि भाई आपकी वजह से अब देखिए मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं, अब वो कैसे अचानक से इस युद्ध से पीछे हट जाए। इजराइल को तो ये युद्ध सूट करता है क्योंकि उसके लिए ये आर पार का मौका है। तीसरी तरफ ईरान, खामनेई की मौत के बाद वो भी विड्रॉ अचानक कर जाए तो उनकी बड़ी थूथू होगी, फेस सेविंग नहीं होगा, और शायद इस वजह से वो लगातार इसमें अड़े हुए हैं। वाइस मार्शल, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। देखिए, वहां पर ईरान में बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस तो उतनी नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो कितने दिनों तक इसको संचालित कर सकते हैं, अगर उनके पास असला है भी, जैसे मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, उनका स्टॉक्स है, जिसमें अब नजर होगी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम अब इसमें और तेजी लाएंगे, उसका मतलब यह है कि जो उनके लॉन्चर्स हैं और जो उनके स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एम करेंगे। अब आप देखिएगा इसमें बॉम्बर्स का प्रचुर मात्रा में प्रवेश। बिल्कुल, ये खबर अपने दर्शकों को बता दें, A916 भारत पहुंच चुका है। ये एयर इंडिया का वो विमान है जो दुबई में फंसे यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। एक बार लाइव ट्रैकर भी अगर हम दिखा दें तो कई सारे ऐसे विमान हैं जो अरेबियन सी होते हुए, अगर आप देखें तो वो आगे बढ़ रहे हैं, और या तो गुजरात राजस्थान के रास्ते होते हुए वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें गल्फ ऑफ ओमान, ये वाला रास्ता दिख रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर तो आप देख रहे हैं कि फ्लाइट्स हैं, ईरान के ऊपर एकदम नहीं है, एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं है, इराक के ऊपर एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं है। ये दोनों देश जो है, मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फेस्टेड है वहां पर वॉर की स्थिति, युद्ध की स्थिति। वहीं पर आप नीचे से देखेंगे तो यूएई, सऊदी अरब के बाद ये जो यूएई है, वहां से ये विमान आपको दिख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, अरेबियन सी होते हुए इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये राहत की बात है, जितने तमाम भारतीय लोग और उनके जुड़े हुए परिवार जिनके अपने लौट रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है। अमन, जल्दी से अपडेट आपकी तरफ से। आज आप ही एक है जो कोई अच्छी बात बता रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खबर देने वाले एकमात्र रिपोर्टर हैं आप। अंजना, देखिए, पहली क्राफ्ट है, ये पहला क्राफ्ट है एयर इंडिया का जो दुबई से दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया। जिस तरह से ईरान में वॉर का सिचुएशन डेवलप हुआ, उसके बाद से लगातार सवाल बना हुआ था कि दुबई में जो लोग खासतौर पे पैसेंजर्स गए हैं उनकी घर वापसी कैसे होगी। और मेरी आज सुबह सुबह सूत्रों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, भले ही ये विमान जो है आपको लिस्ट पर नहीं दिखेगा, लेकिन विमान दुबई से उड़ चुका है। हमने इंतजार किया कि इंडियन एयर स्पेस में कब ये विमान घुसेगा, उसके बाद हमने खबर आज तक पे सबसे पहले दिखाई। और किस तरह से पहले उदयपुर, जयपुर, अब फरीदाबाद से होते हुए
दिल्ली में एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। 10:58 पर ये एयरक्राफ्ट दिल्ली में AI-916 लैंड किया है। क्रू के साथ साथ पैसेंजर्स हैं, लेकिन इस पे एक बात और हम स्पष्ट कर दें, ये वो पैसेंजर्स हैं जो ऑलरेडी एयर इंडिया के साथ बुक थे। उनका टिकट एयर इंडिया के साथ पहले से बुक किया हुआ था। कोई रिपैट्रिएशन या स्पेशल रेस्क्यू क्राफ्ट के तौर पे इसको ना देखा जाए, बल्कि चाहे वो इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या स्पाइस जेट हो, ये कई सारे स्टेक होल्डर्स से लगातार बात कर रहे हैं। कल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाई लेवल मीटिंग करके अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की थी और इसमें कई देशों के सरकार भी शामिल हैं। तो एक विंडो संभवतः तय किया गया होगा, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट जिस वक्त दुबई से उड़ान भरकर दिल्ली के लिए उड़ी, उसी वक्त एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएं कि अलग अलग देशों के लिए एमिरेट्स की 5 फ्लाइट्स ने उड़ान दुबई एयरपोर्ट से भरी थी। तो जो एक्सपर्ट बात हमारे पैनल पर भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक इंडिकेशन संभवतः ये है कि अब कुछ तो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी या एक विंडो तैयार किया गया होगा जिसके तहत ये एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। और तो एयर इंडिया के साथ साथ एमिरेट्स के भी कई विमान, 5 विमान कम से कम एमिरेट्स के दुबई से टेक ऑफ किए थे आज की सुबह। और जो जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, तो ये जो दरवाजा ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं से आपको थोड़ी देर बाद तकरीबन, क्योंकि लगेज का सवाल है, उसके बाद इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस होता है, वो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक उसमें मान के चलिए, और फिर आप लगेज लेकर यहाँ वॉकवे तक आते हैं तो 1 घंटे का समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में 10:58 पर AI-916 की लैंडिंग हुई है। तो तकरीबन आप 12:15 के बाद मान सकते हैं कि जो दुबई में और देखिए लगातार इराक से भी बड़े अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इराक में भी अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए गए हैं। एरबिल के इलाकों में उनके कॉन्सुलेट पर, यहां पर ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। और वहां के भाई बड़ा अपडेट मिल रहा है कि देखिए इराक में मिलिशिया के साथ साथ ईरान भी अब अटैक कर रहा है, और ये सारे अटैक यूएस बेसिस के साथ साथ उनके कॉन्सुलेट पे किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है वहां पर, जो इराकी मिलिशिया है, अब वो क्या कर रहे हैं? वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। वो ईरान के हक में कैसे अमेरिका को नुकसान पहुंचाना या फिर खमेनेई की मौत का बदला ही इसे कह लीजिए, वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर फिर से हमला हुआ है। इससे पहले भी खबर आई थी अलग अलग जगहों पर जो बिल्डिंग्स पर हमला हो रहा है, जैसे दुबई में भी हुआ। तो ये ईरान का दावा है कि वहां पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे, इसलिए हमने वहां पर हमला किया है। तो ईरान भी अपने आप को इस युद्ध में दिखाने की कोशिश की है कि हम अमेरिका को ही टारगेट कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल, न केवल ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि पश्चिम एशिया के पूरे इलाके में अमेरिका की मौजूदगी अस्थिरता लाती है। इसलिए एक रेजिस्टेंस है उनके खिलाफ, उन्हें अगर निकाल दिया जाए तो बेहतर होगा। और ये जो टारगेटिंग है, इस टारगेटिंग के साथ में वाइडर मैसेज भी है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर शिया आबादी का कंसंट्रेशन है, वहां पर अगर आप देखिए क्यों हमले सबसे ज्यादा बहरीन के अंदर हो रहे हैं, क्यों जो है यूएई को टारगेट किया जा रहा है। देयर इज अ पर्पस, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज अ मैसेजिंग इन द एंटायर स्ट्रेटजी कि क्यों इस स्ट्रेटजी के अंदर इस तरीके से विस्तार किया जा रहा है। इराक ईरान से बिल्कुल लगा हुआ है। इराक में जो सरकार है वो इस समय सबसे ज्यादा मुसीबत और दुविधा में फंसी हुई है, क्योंकि लोग शिया आबादी वाले ज्यादा हैं वहां पर। वो ईरान के इस गुस्से के अंदर उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही वहां पर अमेरिका की मौजूदगी है, जिसको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। उस सरकार को इंस्टॉल अमेरिका ने किया, काफी डीप एंट्रेंस्ड है अमेरिका वहां पर। तो वो इस समय एक तलवार की धार के ऊपर है, ना तो वो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। और ये भी बताता है कि कैसे ये जो है कॉन्फ्लिक्ट, इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है, जमीन पर दायरा, यानी इराक तक अब ये फैल चुका है। और अलग अलग जगह से जो मिलिशियाज, जो प्रॉक्सीज खड़े किए थे ईरान ने, अब वो इरप्ट हो रहे हैं। वो अलग अलग जगह पे, यानी हूथी अलग हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह जो हैं वो हमला कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर हजदल शाबी, जो इस्लामिक जिहाद, ये सारे जो संगठन हैं जिन्हें प्रॉक्सीज के तौर पर खड़ा किया गया था, वो इरप्ट हो रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अमेरिका और अमेरिका का ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या है एंड गोल, उसको कर लीजिएगा। पहले ग्राफिक्स में ईरान की जगह गलती से ईराना लिखा है।
ठीक है, इन गलतियों को हमारे हम दर्शक समझ जाएंगे कि ये ईरान की बातें हो रही हैं। दरअसल एपिक फ्यूरी नाम अपने आप में है कि अमेरिका फ्यूरियस था और ईरान को फ्यूरी उसने फ्यूरियस कर दिया है, लेकिन लक्ष्य था, ट्रंप कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य, और उद्देश्य क्या था, उनका मकसद जो था कि ईरान के पहले उसकी परमाणु क्षमता खत्म करना, उसकी नौसेना को नेस्तो नाबूद करना ताकि वो जो ऑयल सप्लाई है हॉर्मुज में उसको प्रभावित ना कर सके, और उसी के साथ साथ आप भी जो देख रहे हैं कि जो उसने एक ग्रेटर ईरान कॉन्सेप्ट बना रखा था कि जहां पर शिया मिलिशिया लेकर के हिजबुल्लाह हो, यमन में हूती हो, इन सबको ना पहुंचे, वो मदद कैसे होगी, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी के लिए तीसरा मकसद जो था कि ईरान को कभी परमाणु हथियार, बार बार ट्रंप कह रहे हैं वी कैन नॉट अलाउ ईरान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, उसको पता है कि पूरे रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि वो पश्चिम में भी आक्रामक हो जाएगा। तो ये ऐसे बड़े मकसद है अमेरिका के जिसके तहत, और लगातार ट्रंप कहते हैं कि अभी वो मकसद में, चौथा मकसद क्या था, ईरानी सीमा के बाद हथियार फंडिंग ना कर सके, क्योंकि वो चाहे सीरिया इराक के रास्ते हिजबुल्लाह की मदद करना हो या फिर हमास को मदद करना हो, ईरान का फुटप्रिंट इन हमलों में जब भी इजराइल घेरा गया ये देखा गया। तो जब भी यहां पर अशांति हुई है उसमें ईरान के फुटप्रिंट रहे हैं। कई ऐसे मकसद थे जिनको अब तक अमेरिका लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब रहा, लेकिन जब ट्रंप ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स अंटिल ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, तो सबसे बड़ी नजर ये आती है कि आखिर वो 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव कौन से थे। वो पहला ऑब्जेक्टिव था उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव था उसकी जो पूरी मिसाइल की खेप है उसको खत्म कर देना ताकि वो लॉन्ग रेंज तक हमले ना कर सके, तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी हाल में आसपास के जो इलाकों में जो ईरान से बाहर अपना आतंकी दायरा बढ़ाता था, अपने जो उससे जुड़े हुए संगठन थे उनको फंडिंग करना, उनकी नेटवर्किंग करना, उनको मजबूत करना। देखिए ईरान की क्षमताओं पर हमला हमने देखा, पूरे ईरान में जहां पर भी उसकी कैपेबिलिटी थी मारने की, स्ट्राइक की, मार दिया। ईरानी नौसेना को निशाना बना, हमने देखा कि चाबहार के पास एक पोर्ट पर वो पूरी की पूरी शिप को डुबा दिया गया है। ईरान को कभी परमाणु हथियार ना मिले और उसको पूरी तरह से रोक देना। अंजना, बिल्कुल।